जब भी इजराइल किसी मुस्लिम कंट्री पर अटैक करता है, इनोसेंट सिविलियन की मौत होती है, औरतें, बच्चे इजरायली हमले का शिकार होते हैं, या फिर पूरी दुनिया में कहीं भी मुस्लिम इंटरेस्ट के अगेंस्ट कोई भी एक्शन होता है, तो बहुत सारे सवाल सामने आते हैं। लोग उस एक्शन को अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उन सभी सवालों में एक सवाल कॉमन होता है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आखिर ये मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट क्यों नहीं हो जाते? ये सभी एक होकर एक साथ एक मोर्चे पर क्यों नहीं आ जाते? और ये सवाल आपके दिमाग में भी कभी न कभी जरूर आया होगा। ऐसे में इसकी हकीकत क्या है, ये सवाल कितना सही है और क्या ये पॉसिबल भी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो। जब भी ये सवाल आता है कि आखिर ये मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट क्यों नहीं हो जाते, तो इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल लिंक होता है, आखिर वो कौन है जो मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर सकता है? और इसे लेकर लोगों के अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं। और इसे ही जानने के लिए मैंने एक पोल किया जिसमें सवाल था वो कौन है जो मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए, पहला तैयब अर्दगान, दूसरा मोहम्मद बिन सलमान, तीसरा शेख तमीम और चौथा कोई और। 17% लोगों ने कहा तैयब अर्दगान, 5% लोगों ने कहा मोहम्मद बिन सलमान, 7% लोगों ने कहा शेख तमीम यानी कि कतर, जबकि 71% लोगों ने कहा समवन एल्स यानी कोई और। इस पोल का कमेंट सेक्शन एक नाम से भर जाता है। 71% लोगों में मैक्सिमम एक नाम लेते हैं, अयतुल्लाह अली खामनेई यानी ईरान। एक भाई ने तो यहां तक कह दिया द गर्ल फ्रॉम द रेड लाइट एरिया इज बेटर देन ऑल ऑफ देम। सही कहा या गलत आप कमेंट में जरूर बता देना। बाकी जहां तक बात है अयतुल्लाह अली खामनेई की, तो उन्हें लेकर आजकल लोगों की एक इमोशनल मेंटेलिटी बन चुकी है। इजरायली आतंक के बीच जहां सारी मुस्लिम कंट्री सिर्फ निंदा से काम चला रही थी, वहीं ईरान इजराइल के साथ आमने सामने की वॉर में जाने के लिए तैयार हो चुका था। और यही वो रीजन है जो 70% लोग बाकी लीडर के कंपैरिजन में अली खामनेई को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं, ईरान ने जो किया, और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब वो खुद इंटरनेशनल सैंक्शन से घिरा हुआ है, यह सच में एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। बट सवाल वही है, क्या अली खामनेई मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट कर सकते हैं? और अगर ये यूनाइट करने की कोशिश करते हैं तो वो कौन कौन सी वजह होगी जो इस यूनिटी के रास्ते में बैरियर बनेगी? अगर अली खामनेई या ईरान मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने के लिए आगे आते हैं तो उन्हें कई चैलेंजेस फेस करने होंगे जो कि रिलीजियस भी होंगे, पॉलिटिकल भी होंगे और हिस्टोरिकल भी होंगे। एक एक करके समझते हैं और लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी देखते हैं। नंबर 1, मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कह लीजिए, सबसे बड़ा फसाद कह लीजिए, सबसे बड़ा टकराव कह लीजिए, वो है शिया और सुन्नी के अपने अपने रिलीजियस इंटरेस्ट। मुसलमान 2 ग्रुप में बटे हुए हैं, शिया और सुन्नी। इन दोनों में सुन्नी की पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में 87 to 90% पॉपुलेशन सुन्नी मुस्लिम की है और इनका टोटल नंबर 1.7 बिलियन से भी ज्यादा है, जबकि शिया मुस्लिम की वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन 10 to 13% है। इनका टोटल नंबर 180 से लेकर 230 मिलियन के आसपास है। इन दोनों की अलग अलग मेजॉरिटी वाली कंट्री भी है जिसमें सुन्नी मुस्लिम कंट्री सबसे ज्यादा है, जबकि शिया कुछ ही कंट्री में अपनी पावर रखते हैं। और इन दोनों में कंट्री वाइज सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुस्लिम का लीडर समझता है और ईरान खुद को शिया मुस्लिम का रहनुमा मानता है। और बहुत से सुन्नी लीडर ऐसे हैं जो शिया की लीडरशिप बिल्कुल भी एक्सेप्ट करना पसंद नहीं करेंगे। वो नहीं चाहते कि कोई भी शिया लीडर उनके मामले में आगे आए और इसके पीछे बहुत सी वजह है। पॉलिटिकल के साथ साथ रिलीजियस टकराव भी है जिसमें शिया ने अली से लेकर गदीर खून का खुतबा और खुलफाए राशिदीन पर शिया मुस्लिम के थॉट्स सुन्नी मुस्लिम से काफी अलग हैं। ऐसे में अली खामनेई अगर इस यूनिटी को लीड करते हैं तो शिया सुन्नी के बीच का टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। नंबर 2, ईरान और सऊदी, ये दोनों ऐसी कंट्री है जो मिडिल ईस्ट में अपनी पैठ बनाना चाहती है और इन दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में डोमिनेंट पावर बनने का जुनून चढ़ा रहता है। और जैसा कि भी बताया, सऊदी खुद को सुन्नी मुस्लिम का लीडर समझता है और ईरान खुद को शिया मुस्लिम का रहनुमा मानता है। और इस एक वजह से आज भी इन दोनों के बीच यमन, सीरिया और इराक जैसी कंट्री में प्रॉक्सी वॉर चल रही है। यमन की बात करें तो जहां एक तरफ ईरान यमन के हौथी ग्रुप को डायरेक्ट सपोर्ट देता है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन की ऑफिशियल गवर्नमेंट को सऊदी का सपोर्ट हासिल है और यमन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। ऐसे में अली खामनेई के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर ईरान मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए आगे आता है तो सऊदी और उसके अलाइज जैसे कि यूएई, इजिप्ट इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। नंबर 3, ईरान दुनिया की सभी मुस्लिम कंट्री में एक ऐसी कंट्री है जो ओपनली वेस्ट के खिलाफ है, खास करके अमेरिका के। और इस वजह से अमेरिका और यूरोप ने ईरान पर कई सैंक्शन लगा रखे हैं और ये ईरान की इकोनॉमी को बड़ा डैमेज देता है। जबकि दूसरी तरफ सऊदी और यूएई जैसी कंट्री अमेरिका और वेस्ट के काफी करीब मानी जाती है। साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील खत्म करते हैं और ईरान पर वापस से सैंक्शन लगा देते हैं, तो उस टाइम सऊदी और यूएई
इससे बहुत खुश होते हैं। ऐसे में अगर ईरान मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने के लिए आगे आता है तो उनका यह पॉलिटिकल टकराव इसके बीच में जरूर आएगा। वेस्ट अपनी करीबी कंट्री पर प्रेशर डालेगा और मुस्लिम उम्मा की यूनिटी को ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। नंबर 4, अगर आप गौर करोगे तो आपको समझ आएगा कि जो मुस्लिम उम्मा है इनके बीच सिर्फ रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं बल्कि सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी भी मजबूती के साथ एग्जिस्ट करती है। टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब कंट्री, इन सब के अपने अलग अलग कल्चरल और नेशनल इंटरेस्ट है। अरब अपने अरेबिक कल्चर और बेडुइन ट्रेडिशन को ऊपर रखना चाहता है। इंडोनेशिया और मलेशिया इस्लाम के साथ साथ साउथ ईस्ट एशियन कल्चर को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। टर्की का एक अलग ही स्टैंड है जहां उनका ऑटोमन इंस्पायर्ड मॉडर्न और ट्रेडिशन मिक्सअप है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कहानी ही अलग है। ये इस्लामिक प्रैक्टिस के साथ साथ लोकल लेवल पर भी फिरके के नाम पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सबने अपना अलग अलग इस्लाम बना रखा है। ये एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे फिर कभी बात करेंगे। ऐसे में हर एक कंट्री के अपने अलग अलग पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। एक ग्रुप कहेगा कि अगर तुम शिया की लीडरशिप में गए तो तुम्हारी सत्ता उखाड़ फेंकेंगे, और कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी लीडर अपनी पावर के आगे यूनिटी को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देगा। उनके लिए सत्ता यूनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप शायद जानते हो कि जब ट्यूनीशिया में फ्री डेमोक्रेसी की आवाज उठती है और इजिप्ट से होते हुए लीबिया तक पहुंचती है तो वो मुस्लिम कंट्री जहां पे आज भी राजशाही चल रही, उनके तोते उड़ जाते हैं कि कहीं उनके यहाँ की पब्लिक भी उनके खिलाफ ना खड़ी हो जाए। इसके अलावा साल 1979 में जब ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है, पहलवी डायनेस्टी को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, तब भी बाकी राजशाही परिवार डर जाते हैं कि कहीं उनके साथ भी पहलवी जैसा कांड ना हो जाए, और उनका यह डर इतना हावी होता है कि सद्दाम हुसैन को सपोर्ट देकर सद्दाम से ईरान पर अटैक तक करवा देते हैं। आप समझ सकते हो ये अपनी पावर के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बाकी यूनिटी बनती है या फिर नहीं बनती इसके लिए इनकी कोई सोच नहीं। खैर, हम टॉपिक पर वापस आते हैं। नंबर 5, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक मुस्लिम के इंटरनल फेथ को हिट करता है। अमूमन बाकी रिलीजन के कंपैरिजन में मुस्लिम ज्यादा रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिस के बेसिस पर, दिखावे के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। मुस्लिम अपने ईमान को लेकर सीरियस होते हैं, और जैसा कि शुरू में बताया कि शिया और सुन्नी कई पॉइंट पर एक दूसरे से अलग थॉट रखते हैं। ऐसे में कई मुस्लिम कंट्री को लगता है कि अगर ईरान यूनिटी के नाम पर लीडरशिप के एजेंडे पर आगे आता है तो वो यूनिटी से ज्यादा अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस को आगे बढ़ाएगा, और ये उनके ईमान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऐसे में अगर ईरान यूनिटी की लीडरशिप के लिए आगे आता है तो उसके लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा। उसे बाकी सुन्नी मुस्लिम कंट्री को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उनका मकसद सिर्फ यूनिटी है, ना कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करना, और ये पॉइंट भी मुस्लिम यूनिटी के बीच एक बैरियर का काम कर रही है। नंबर 6, जब भी किसी यूनिटी की बात आती है तो उसके कई फैक्टर्स देखे जाते हैं, जिसमें एक इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है। यूनिटी लंबे टाइम तक बनी रहे उसके लिए रेवेन्यू बड़ा रोल प्ले करता है, जबकि अगर आप मुस्लिम यूनिटी के केस में देखोगे तो कुछ कंट्री जैसे कि यूएई, सऊदी और ईरान है, तो इनके पास रिसोर्सेज मौजूद है, इनके पास ऑयल का बड़ा स्टॉक है, टूरिज्म इंडस्ट्री बूम कर रही। ईरान भले ही अभी सैंक्शन झेल रहा, लेकिन आज भी ईरान के पास दुनिया का अराउंड 10% ऑयल रिजर्व है। जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखते हो तो यमन और सोमालिया जैसी मुस्लिम कंट्री बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं, और मुस्लिम यूनिटी के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। ऐसे में अगर मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने की कोई भी शुरुआत होती है तो सबसे पहले उन्हें इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी फैमिली का एक भाई काम करके पैसे लाए और घर का दूसरा भाई सिर्फ घर में बैठ के खाए तो उस कंडीशन में यूनिटी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। यूनिटी के लिए इकोनॉमिक बैलेंस होना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नंबर 7, ये बाकी सभी पॉइंट्स के आगे सबसे ज्यादा अहम होता है। कोई भी यूनिटी बगैर आम पब्लिक के सपोर्ट के कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कंट्री लीडर्स अगर एक टाइम पर ईरान की लीडरशिप में यूनिटी के लिए मान भी जाएं तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये है कि बहुत सी पब्लिक इसके अगेंस्ट में आ जाएगी। हर कंट्री की आम पब्लिक का अपना एक माइंडसेट होता है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपना अलग अलग रिलीजियस फेथ होता है। इस्लाम तो सबके लिए एक ही है, लेकिन सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ अलग ही बना रखा है। ऐसे में जरूरी नहीं कि पब्लिक शिया सुन्नी के नाम पर ईरान की लीडरशिप एक्सेप्ट ही कर ले, और अगर मान भी लें कि पब्लिक पॉलिटिकल पावर को देखते हुए अली खामनेई को यूनिटी का लीडर मानना भी चाहती है, तो मैं एक चीज गारंटी से कह सकता हूं, कुछ मौलाना स्टेज पर बैठकर इस यूनिटी के खिलाफ ऐसी बात करेंगे, ऐसी जहर उगलेंगे कि पब्लिक ना चाहते हुए भी
इसके अपोज में खड़ी हो जाएगी। अगर अली खामनेई मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करने के लिए लीडरशिप की कमान संभालते हैं तो ये कुछ रीजन है जो उन्हें फेस करने पड़ेंगे। ये कहना जितना आसान है कि आखिर ये मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइट क्यों नहीं हो जाते, इसका फॉर्मेशन उतना ही टफ है। कहने को तो सब चाहते हैं कि यूनिटी बने और ओआईसी जैसे ग्रुप भी बनाए गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ बनाए गए हैं और वो भी सिर्फ निंदा करने के लिए। मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी को लेकर ये तो प्रॉब्लम हुई, हालांकि इसका सॉल्यूशन भी जानना जरूरी है। आइए ये भी समझते हैं। अगर फ्यूचर में कोई मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी जैसी बात बनती भी है तो उसका सक्सेस कुछ बेसिक पॉइंट पर डिपेंड करेगा और वही पॉइंट उस यूनिटी को लंबे टाइम तक बने रहने में काफी मदद करेगी। नंबर 1, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है शिया और सुन्नी के बीच का टकराव। यह टकराव सदियों पुराना है। शिया ने अली की शुरुआत के बाद से ही यह टकराव आज तक चला आ रहा। पूरी स्टोरी इस वीडियो में बताया हूं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम यूनिटी की बात आती है तो उसके लिए जरूरी है सुन्नी और शिया इन दोनों ग्रुप के रिलीजियस लीडर एक स्टेज पर आए और आपसी टकराव को नॉर्मलाइज करें। थोड़ी सी हिस्ट्री में अगर जाऊं तो रोमन कैथोलिक चर्च और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के बीच काफी पुराने रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं। इन दोनों के बीच आपसी टकराव भी हो रहे होते हैं। पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से ये एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं और ये सब 11th सेंचुरी में ग्रेट सिज्म के बाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रेट सिज्म क्रिश्चियनिटी का एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट है जो कि 1054 सीई में हुआ था और इसके बाद क्रिश्चियन दो बड़े ग्रुप में बढ़ गए, रोमन कैथोलिक और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स। ऐसा क्यों हुआ, इसके कई अलग अलग रीजन थे, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। कभी मौका मिला तो आपको जरूर बताएंगे। ये स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। खैर, सन 1962 से 1965 के बीच सेकेंड वेटिकन काउंसिल ये ठान लेती है कि वो क्रिश्चियन के दोनों ग्रुप के बीच का टकराव कम करेगी, उनके आपसी मतभेद को नॉर्मलाइज करेगी और उन्हें वापस से यूनाइट करेगी और इसके लिए वो कुछ स्टेप लेती है। दोनों ग्रुप के रिलीजियस लीडर को एक स्टेज पर लाया जाता है ताकि उनके बीच उनके आपसी मतभेद को लेकर बातचीत हो सके। वो लोगों को समझाते हैं कि कैथोलिक हो या ऑर्थोडॉक्स दोनों एक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं तो क्यों ना दोनों की रिस्पेक्ट की जाए। ऐसे में अगर शिया और सुन्नी दोनों ग्रुप के रिलीजियस लीडर अपने टकराव को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर दें तो ये मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। नंबर 2, मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी के लिए दूसरा सॉल्यूशन होगा पॉलिटिकल और रिलीजियस इंटरेस्ट। अक्सर मुस्लिम कंट्री आपस में ही भिड़ी रहती हैं और वजह होती है उनके अपने अपने इंटरेस्ट। एग्जांपल में अगर आप ईरान और सऊदी को देखते हो तो ये दोनों रिलीजियस इंटरेस्ट के नाम पर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जबकि अगर वाकई कोई मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी जैसा फॉर्मेशन चाहते हैं तो रिलीजियस इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग रखना होगा। लॉन्ग टर्म गोल को हासिल करने के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। रिलीजियस इंटरेस्ट को अगर एक टाइम के लिए थोड़ा सा अलग कर दें तो ट्रेड और पॉलिटिक्स में रिलीजन नहीं देखा जाता। प्रॉफिट के टाइम में भी अगर आप गौर करोगे तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइसेस किए गए हैं, वो भी नॉन मुस्लिम के साथ। फिर वो हुदैबिया ट्रीटी हो, नजरान के क्रिश्चियन के साथ वाली ट्रीटी हो या फिर अरब के अलग अलग ट्राइब के साथ पीस के लिए किया गया अग्रीमेंट हो। आज के टाइम पर यह भी समझना होगा। नंबर 3, मुस्लिम देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल रिसोर्स तेल का भंडार है, लेकिन इनके बीच इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है। जो अरेबियन कंट्री है उनके पास तो पैसा है, हाँ अय्याशी में उड़ा दें वो अलग बात है, लेकिन पैसा है। जबकि दूसरी अफ्रीकन मुस्लिम कंट्री जबरदस्त इकोनॉमिक क्राइसिस से आज भी जूझ रही हैं। ऐसे में अगर कोई भी मुस्लिम यूनिटी जैसा फॉर्मेशन होता है तो उससे पहले एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाना पड़ेगा जहां सभी मुस्लिम कंट्री अपने एसेट्स, अपनी टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ शेयर करें। ओपेक की तरह एक इस्लामिक इकोनॉमिक अलायंस बनाना होगा ताकि बाकी मुस्लिम कंट्री भी फाइनेंशियली मजबूत हो सके। नहीं तो अभी बताया था, अगर घर का सिर्फ एक भाई कमाए और दूसरा भाई घर में बैठकर खाए तो यूनिटी बहुत दिन तक टिक नहीं पाती है। नंबर 4, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप गौर करोगे तो लगभग सभी मुस्लिम कंट्री की एक कॉमन प्रॉब्लम है, उनकी पब्लिक में अपने लीडर्स को लेकर ट्रस्ट की भारी कमी है। उन्हें अपने नेताओं पर यकीन ही नहीं है और ये कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स पर उनकी पॉलिटिक्स और उनकी पर्सनल लाइफ स्टाइल को लेकर आरोप लगते हैं कि ये सब सिर्फ अपना देखते हैं, बाकी पब्लिक का क्या हाल है उससे इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में मुस्लिम यूनिटी में अगर पब्लिक ही अपने लीडर्स पर भरोसा नहीं करेगी तो क्या खाक यूनिटी बनेगी। जबकि अगर यूनिटी चाहते हो तो अपनी पब्लिक के अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए ट्रस्ट पैदा करना होगा। झूठ और ढकोसलेबाजी करके नहीं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में ये ना हो कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। ट्रस्ट के साथ साथ रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन को एक दूसरे के साथ लिंक करना होगा और यही एजुकेशन उनके अंदर एक नई सोच डेवलप करेगी जो कि अपने लीडर को
ग्राउंड लेवल पर सपोर्ट करेगी। और अगर लीडर और पब्लिक के बीच भरोसा बनेगा तभी कोई मुस्लिम वर्ल्ड यूनिटी जैसा फॉर्मेशन हो सकता है। अदरवाइज कैलिफ पीरियड के बाद से जिस तरह यह सवाल किया जा रहा कि आखिर ये मुस्लिम वर्ल्ड एक क्यों नहीं हो जाते, सेम इसी तरह यही सवाल आने वाले कई सालों तक लगातार किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये यूनिटी कभी भी नहीं हो सकती, ये होगी, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, इतना टाइम जब तक इमाम मेहदी जमीन पर नहीं आ जाते। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुस्लिम यूनिटी को लेकर जो सवाल आपके दिमाग में होंगे उसके जवाब आपको मिल गए होंगे। खास करके अगर ईरान इस यूनिटी को लीड करता है तो किस तरह की प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़ेगी। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।